हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एपोप्टोसिस। बेसिकली एपोप्टोसिस क्या है? एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम सेल डेथ प्रोसेस है। मतलब पहले से प्री प्रोग्राम किया जाता है किसी सेल को डेथ करने या उसको एलिमिनेट करने। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए, एपोप्टोसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। इट इज यूज ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट टू एलिमिनेट अनवांटेड सेल। जब डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो उसमें बहुत सारे जो एक्सेसिव अनवांटेड सेल होते हैं उनको हटाना भी होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये जो हमारा फिंगर पहले ऐसे नहीं था, पहले सब एक ही जैसे था। अब इसको फिंगर जब बनाना था तो ये बीच में का सेल उसको हटाना पड़ा। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ आपका प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू, ठीक है, जिसको एपोप्टोसिस करते हैं, फिंगर फॉर्मेशन। आप जानते हैं कि जो आपका टेडपोल लार्वा होता है उसमें टेल होता है, ठीक है। उस टेल को रिमूव करने में, क्योंकि एडल्ट में तो टेल होता नहीं, तो इस टेल को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो इस टेल को रिमूव करने में भी एपोप्टोसिस का रोल होता है। तो यही होता है डेवलपमेंट में सेल को एलिमिनेट करना, और उस सेल को एलिमिनेट करना मतलब जो अनवांटेड है, ठीक है। वही प्रोसेस कैसे होता है वही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एपोप्टोसिस इज एनर्जेटिक प्रोसेस। एपोप्टोसिस एक हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस है जो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, पहले से ही डिसाइड होता है कि इसको कब एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो वो प्रोसेस कैसे होता है, देखिए, पहले एक सेल होती है नॉर्मल सेल। वो क्या करती है, उसमें सिग्नल मिलता है एपोप्टोसिस का कि देश सिग्नल जैसे मिलेगा वो एपोप्टोसिस कैसे शुरू करेगी। वो पहले अपने शेप को श्रिंक करेगी, ठीक है, और साइटोस्केलेटन डिग्रेडेशन होगा, न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपियर होंगे, न्यूक्लियर क्रोमैटिड्स कंडेंस हो जाएंगे परमानेंटली, ठीक है, कंडेंस हो जाएगा परमानेंटली, और सेल श्रिंक हो जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी श्रिंक हो जाएगा। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेवी लाइक स्ट्रक्चर, ब्लेविंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डीएनए का फ्रेगमेंटेशन और सेल ऑर्गेनेल का फ्रेगमेंटेशन होगा, और वो एपोप्टोटिक बॉडी में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी साइटोप्लाज्म क्या होता है, मतलब रिलीज नहीं होता है, वो एपोप्टोटिक बॉडी के अंदर बना दिया एपोप्टोटिक बॉडी उसको पूरा बना दिया जाता है। और वो क्या करती है, जो फैगोसाइटोसिस सेल होती हैं वो क्या करती हैं, उसको आकर के इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेज जो होती हैं वो इनगल्फ कर लेंगी और आपको कराएंगी एपोप्टोसिस। सिमिलर प्रोसेस है, आपको दो प्रोसेस सिमिलर लगते हैं, जैसे नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस तब शुरू होता है, नेक्रोसिस बेसिकली तब शुरू होता है जब आपका स्ट्रेस कंडीशन हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, और एक्सीडेंट से किसी सेल का, मतलब सेल का ब्रेक हो जाना, ऐसे में नेक्रोसिस होता है। आप एपोप्टोसिस जो होता है वो एक्सीडेंटल नहीं होता है, वो प्रोग्राम सेल डेथ होता है, ठीक है। उसी तरह से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिलीज आउट होते हैं नेक्रोसिस में, लेकिन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट आपका रिलीज नहीं होते हैं, किस में, एपोप्टोसिस में। और इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ सेल होता है, लेकिन इसमें एपोप्टोसिस में कोई इन्फ्लामेशन नहीं होता है, ठीक है। फिर से इसमें सेल स्वेल कर जाती हैं पूरा और ब्रस्ट करती हैं, इसमें सेल श्रिंक करती हैं, ब्रस्ट नहीं करती हैं। एपोप्टोसिस कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे हमने आपको बताया था अभी, फिंगर बनाने में, फीट एंड हैंड डिजिट फॉर्मेशन में, टेल ऑफ टैडपोल फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे इसकी एपोप्टोसिस होती है, ठीक है। इस तरह से मतलब हमारा एपोप्टोसिस बहुत सारे जगह मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है, देखिए, एपोप्टोसिस कैसे शुरू होता है। वो शुरू होता है आपका यहाँ से। पहले क्या होता है कि जो फास्फोटाइडल सेरीन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, आप जानते हैं डबल मेम्ब्रेन सेल जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है। तो जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, 2 लेयर होती हैं, सॉरी 2 डबल लेयर होता है। तो जो डबल लेयर होता है उसमें जो इनर वाली लेयर होती है उसमें पाया जाता है फास्फोटाइडल सेरीन, ठीक है, पाया जाता है। लेकिन जब इसको एपोप्टोसिस करना हो तो फास्फोटाइडल सेरीन अपर सरफेस पे आ जाती है, अपर लेयर पे आ जाती है, ठीक है। और वो क्या करती है, सिग्नल कर देती है, वो क्या नाम है, एपोप्टोटिक को, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा एपोप्टोटिक का सिग्नल है कि जो फास्फोटाइडल सेरीन होता है वो इनर मेम्ब्रेन पे होता है, फास्फोलिपिड पे होता है, और जब उसको एपोप्टोसिस करना होता है तो वो आउटर मेम्ब्रेन पे चला आता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब देखिए इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारे कैस्पेजेज, जिसको प्रोटीएजेज एंजाइम चाहिए, क्योंकि इनको प्रोटीन को डिग्रेड करना होता है, बहुत सारे चीज़ें डिग्रेडेशन ज़रूरी है ना। अगर ये देखिए हमने इधर पढ़ा था कि डीएनए का फ्रेगमेंट होगा, साइटोस्केलेटन का फ्रेगमेंट होगा, मेम्ब्रेन का न्यूक्लियर लेमिना का फ्रेगमेंट होगा, तो उसके लिए एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम को कैस्पेजेज बोलते हैं। यहाँ पे कैस्पेजेज एंजाइम डिग्रेडेशन का काम करेंगे। कैस्पेजेज एंजाइम जो होता है, देखिए कैस्पेज मतलब ये सिस्टीन एस्पार्टिक एसिड स्पेसिफिक प्रोटीएजेज हैं, ठीक है, प्रोटीएजेज हैं, इसका पूरा नाम है कैस्पेज का। देखिए सिस्टीन एस्पार्टिक एसिड, देखिए सिस्टीन क्या होता है, एक्टिव साइट पे होता है, एस्पार्टिक एसिड के पास कट लगाता है, ठीक है, और स्पेसिफिक पोजीशन पे लगाता है, तो इसलिए स्पेसिफिक प्रोटीएजेज हो गए। देखिए ये मान लीजिए कि ये प्रोटी एक्टिव साइट पे, एक्टिव साइट इसका सिस्टीन है, और ये एस्पार्टिक एसिड, यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड का वो है, यहाँ पे कट लगाएगा, ठीक है। ये देखिए मैं बनाया हूँ, ठीक है, यहाँ पे कट लगाता है और मतलब उसका फ्रेगमेंट करता है। तो कैस्पेजेज, यहाँ पे देखिए इस लाइन को पढ़िए अच्छे से, कैस्पेजेज इज अ सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है, कैस्पेज ये होते हैं। और कैस्पेज कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल 12 टाइप के कैस्पेज होते हैं, टोटल 12 टाइप के कैस्पेज होते हैं। पहला कैस्पेज जो मतलब इन्वॉल्व, देखो ये दो 12 टाइप के कैस्पेज हैं, वो 2 प्रोसेस हैं, इन्फ्लामेशन में, एपोप्टोसिस में। तो इन्फ्लामेशन में आपके इन्वॉल्व होते हैं 1, 4, 5, 11, 12, 1, 4, 5, 11, 12, ठीक है, ये इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब हमको क्या करना है, मतलब जब हमें इनसे इन्फ्लामेशन वाले से तो मतलब नहीं है, हमें मतलब कितना, एपोप्टोसिस वाले से। तो एपोप्टोसिस वाले से मतलब है, तो वो एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व कौन कौन है, एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व हैं आपके, याद भी रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही रखना है। तो ये होगा 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 जे हैं, ठीक है। 2, 3 एक नहीं है, 2, 3, 4, 5 नहीं है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ से लगातार है। लेकिन यहाँ पे 4, 5 नहीं है और आगे 1 नहीं है, और 11, 12 भी नहीं है, क्योंकि टोटल 12 होते हैं ना। अब इसमें भी देखिए कैस्पेज, जो एपोप्टोटिक कैस्पेज होते हैं, एक तो इनिशिएटर का काम करेगा कैस्पेजेज, वो इनिशिएटर कैस्पेजेज कौन है, इसको भी कैस्पेजेज भी 2 टाइप के होंगे, एक इनिशिएटर कैस्पेजेज और एक एक्सक्यूशनर कैस्पेजेज। तो जो इनिशिएटर कैस्पेजेज हैं वो 2, 8, 9, 10, यहाँ से याद करिए 8, 9, 10, मतलब 8, 9, 10, 11 है। और दूसरा, पहला तो हमारा इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व है, और यहाँ पे एपोप्टोसिस में दूसरे से स्टार्ट होता है, तो मतलब दूसरा आप ऐसे याद रखेंगे कि इनिशिएटर दूसरे से स्टार्ट होता है, तो इनिशिएटर दूसरा हो गया, और 8, 9, 10 लगातार हैं, तो 4 इनिशिएटर हो गए, और 3, 6, 7 जो है एग्जीक्यूटनर कैस्पेज हो गए, ठीक है। अब इनको याद रखिएगा, 3 दूना के 6, 6 के बाद 7 आता है, तो ये हो जाए एग्जीक्यूशनर, 3 दूना के 6, 6 एक 7, ये हो गए एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेज। याद रखिएगा क्योंकि इनका आगे चल के बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो हमारे साथ याद भी करते रहिए, हम ट्रिक भी बताते जा रहे हैं कैसे याद करना है। तो ऑल कैस्पेजेज आर रिलीज इन द इनएक्टिव फॉर्म, जितने भी कैस्पेजेज हैं ना वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। वो एक्टिव फॉर्म में होते ना, अगर एक्टिव फॉर्म में होते तो तब तो हमेशा डिग्रेडेशन होता प्रोटीन का, लेकिन वो एक्टिव फॉर्म में होते नहीं हैं, तो इसलिए क्या होता है,
वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उनको एक्टिव किया जाता है। कैसे? देखिए एक्टिव कैसे होंगे, वो एपोप्टोटिक स्टिमुलस आएगा, ठीक है, एपोप्टोटिक स्टिमुलस आएगा और क्या करेगा, इनिशिएटर प्रोकैस्पेजेज जो हैं उनको, जो इनएक्टिव पड़े हैं उनको क्या करेगा, एक्टिव करेगा, ठीक है। इनिशिएटर प्रोकैस्पेजेज कौन था, नाम बताइए क्या क्या था। इनिशिएटर में 2 था, 8, 9 और 10। हम बोले थे 2 से इनिशिएटर 2 से, क्योंकि पहला वाला तो इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व था, तो दूसरा से स्टार्ट हुआ तो 2 और 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10 लगातार हैं, तो ये इनिशिएटर प्रोकैस्पेज हो गए। अब जैसे प्रो जहाँ वर्ड लगता है ना वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब जैसे क्या हुआ, आपका स्टिमुलस आया और क्या हुआ, प्रोकैस्पेजेज एक्टिव कैस्पेजेज में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, ठीक, कैस्पेज में कन्वर्ट हो गए। अब ये एक्टिव इनिशिएटर कैस्पेज जो हैं वो एक्टिवेट कर देंगे आपके जो एक्टिवेटेड कैस्पेजेज हैं, इनिशिएटर कैस्पेजेज जो हैं वो क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे एक्जीक्यूशनर कैस्पेजेज को, ठीक है। अब एक्जीक्यूशनर कैस्पेजेज क्या करेंगे, एपोप्टोसिस करवाएंगे। अब वो एपोप्टोसिस कैसे होगी, एक्जीक्यूशनर कैस्पेजेज क्या करवाएंगे, साइटोस्केलेटन डिग्रेडेशन करवाएंगे, देखिए साइटोस्केलेटन डिग्रेडेशन करवाएंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियर ल्यूमिना का डिग्रेडेशन करवाएंगे, सेल टू सेल एडेशन को ब्रेक करेंगे और डीएनए फ्रेगमेंट करेंगे। ये वाला प्रोसेस तो हम बाद में पूरा पढ़ेंगे ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये देखिए अब हमारा इनिशिएटर कैसे एक्टिव होता है उस प्रोसेस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस में क्या है आपका, ये देखिए एक्चुअली बेसिकली ये देखिए जो हमारा वो होता है, क्या नाम है, जो हमारा एपोप्टोसिस होता है वो बेसिकली 3 टाइप से होता है, एक्सटेंसिक, इंटेंसिक और गायरेजेज, ठीक है। तो हमें गायरेजेज के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। और ये एक्सटेंसिक और इंट्रेंसिक जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पे होगा। तो हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, एक्सटेंसिक वाला अलग पढ़ेंगे, इंट्रेंसिक वाला अलग पढ़ेंगे। तो पहले आज हम एक्सटेंसिक वाला पढ़ते हैं, फिर इंट्रेंसिक वाला को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सटेंसिक वाला कैसे होता है, वो ऐसे होता है, देखिए पहले क्या होता है, जो आपका प्रोकैस्पेजेज होते हैं वो मोनोमेरिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मोनोमर होता है, उसमें एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होता है, ठीक है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एडाप्टर बाइंडिंग प्रोटीन साइट होती है और प्रोटीन डोमेन होता है, ये प्रोटीन डोमेन होता है, और ये यहाँ पे क्लीवेज साइट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है, आपका मोनोमर है, ये प्रोकैस्पेज कैसा है, मोनोमर है, इनएक्टिव है, इनिशिएटर कैस्पेज है, इनिशिएटर प्रोकैस्पेज, कैस्पेज अभी नहीं बोलेंगे, जब एक्टिव होता है तब कैस्पेज बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन से 2, 8, 9, 10 हम आपको 3-4 बार बता चुके, अब आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, एपोप्टोटिक सिग्नल मिलता है, जैसे वो क्या करेगा, एपोप्टोटिक सिग्नल जब से मिलेगा, ये एडाप्टर प्रोटीन है, ठीक है, ये एडाप्टर, ठीक। तो एडाप्टर प्रोटीन क्या करेगा, जैसे वो मेम्ब्रेन में होता है, वो क्या करेगा, इस स्टिमुलस को सेंस करेगा और जो प्रोकैस्पेजेज है हमारा इनिशिएटर कैस्पेज उसको क्या करेगा, एक्टिव करेगा। वो आके क्या एक्टिव नहीं करेगा, बेसिकली डाइमराइज कर देता है। जब ये डाइमराइज होता है तब एक्टिव होता है। जब हमारा प्रोकैस्पेजेज डाइमराइज होंगे, मोनोमेरिक फॉर्म में थे ना पहले, मोनोमेरिक फॉर्म, अब डाइमराइज होंगे तो क्या होगा, एक्टिव होंगे। कैसे, जो इनका क्लीवेज एक्टिव हो जाएंगे तो ये जो एक दूसरे का जो क्लीवेज साइट था वो क्रॉस मैनर में एक दूसरे को क्लीवेज करते हैं, ठीक है। और क्लीवेज करके एक्टिव कैस्पेजेज इनिशिएटर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइमर, ठीक है, डाइमर जैसे फॉर्म करेंगे वो एक्टिव कैस्पेजेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए ये डाइमर बन गया और ये क्लीवेज आके इनके बीच में लग जाता है। क्लीवेज जो प्रोटीन होता है जो एन टर्मिनल पे क्लीवेज साइट वाला प्रोटीन वो आके यहाँ पे लगता है और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट, इनिशिएटर कैस्पेज हो गया। पहले प्रो कैस्पेज था, अब कैस्पेज हो गया तो एक्टिव हो गया। अब ये क्या करेगा,
अब ये आपका जो जो इनएक्टिव डाइमर एक्सीक्यूटनर प्रोकैस्पेज थे, एक्सीक्यूटनर प्रोकैस्पेज उसको क्या करेगा, वो उसको क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। कैसे एक्टिवेट करेगा, वो क्या करेगा, जो इसके क्लीवेज साइड पे, इसके क्लीवेज साइड पे क्लीव करके इसको डाइमराइज कर देगा। ठीक है, ऐसे, ठीक है, डाइमराइज होगा। अब ये क्या करेगा, एक्ट ऑन मल्टीपल सबस्ट्रेट, जैसे कि बताया कि एपोप्टोसिस में डीएनए फ्रेगमेंटेशन, साइटोस्केलेटन, न्यूक्लियर लेमिना और सेल टू सेल एडेशन को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस जो हुआ है, ये तो मैंने फ्लो चार्ट में बनाया। अब रियल सेल में कैसे होता है उस चीज़ को समझते हैं। तो सेल में समझने के लिए आपको ये चार्ट समझना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए ये टी टॉक्सिक सेल है। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, फास्ट साइट होता है, फास्ट लिगेंड बाइंडिंग साइट, और मतलब लिगेंड होता है जो होमोट्राइमर होता है। ठीक है, होमोट्राइमर वो क्या करेगा, हमारे फास्ट रिसेप्टर को अपना लिगेंड देकर एक्टिवेट करेगा। ठीक है, इसको एक्टिवेट करेगा। तो इस पे जो हमारा फास्ट रिसेप्टर होता है उस पर डेथ डोमेन होता है। ठीक है, डेथ डोमेन आप देख रहे होंगे, डेथ डोमेन। अब ये डेथ डोमेन जो हमारा एडाप्टर प्रोटीन होता है उसको एक्टिवेट करता है। वो एडाप्टर, पहले थोड़ा सा एडाप्टर प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं। एडाप्टर प्रोटीन आपका कैसा है, ऐसा है। देखिए, एडाप्टर क्या है, इसमें एक डेथ डोमेन होता है, क्योंकि जो साइटोप्लाज्मिक डेथ डोमेन से जाके बाइंड करता है, इसका नाम भी डेथ डोमेन। एक्चुअली जो हमारा एडाप्टर प्रोटीन होता है उसका नाम होता है FADD। जो एडाप्टर प्रोटीन है उसका नाम है FADD। FADD मतलब फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, मतलब फास्ट, जो फास्ट आर था ना, फास्ट आर था उससे क्या हुआ, ये एसोसिएट होगा और नीचे की प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे, या प्रोकैस्पेज जो इनिशिएटर प्रोकैस्पेज है उनको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसका फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और बनता है, ये देखिए, एक डिस्क बनता है। डिस्क में क्या होता है, देखिए, जो आपका ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन है, किसका, जे वाला फास्ट आर का, वो एडाप्टर प्रोटीन और प्रोकैस्पेज, ये मिल करके क्या बनाते हैं, आपका डेथ इंड्यूस सिग्नल कॉम्प्लेक्स। इसका नाम है डेथ इंड्यूस्ड सिग्नल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बनाएगा और ये क्या करता है, मतलब डेथ डोमेन को, एडाप्टर के डेथ डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए, जो हमारा ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना है, किसका, डेथ डोमेन ऑफ फास्ट आर और एडाप्टर का डेथ डोमेन और डेथ इफेक्टर। देखिए, एडाप्टर में दो साइड होता है, एक डेथ डोमेन ऑफ एडाप्टर प्रोटीन होता है और एक डेथ डोमेन ऑफ इफेक्टर डोमेन, मतलब इफेक्टर होता है। ठीक है, ठीक है, तो वो कैसे हो रहा है, आगे देखिए। ये क्या किया है, यहाँ पे जैसे स्टिमुलस आया, अपना फास्ट एल जो है अपना स्टिमुलस लेके आया और वो फास्ट आर को दिया। फास्ट आर ने अपने डेथ डोमेन से एडाप्टर प्रोटीन के डेथ डोमेन को एक्टिवेट किया, और वो एक्टिवेशन के बाद क्या हुआ कि जो हमारे इनिशिएटर प्रोकैस्पेज थे उनको क्या किया, ये डाइमराइज कर दिया। डाइमराइजेशन के बाद हम बताए थे कि जैसे डाइमराइज होगा एक दूसरे को क्लीवेज साइड से क्लीव कर देंगे और डाइमर बना लेंगे, इस तरह से। अब ये क्या हो गया, इनिशिएटर एक्टिव प्रोकैस्पेज हो गए। ठीक है, अब इनिशिएटर एक्टिव प्रोकैस्पेज क्या करेंगे, एक्सीक्यूटनर प्रोकैस्पेज को एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, और ये एक्सीक्यूटनर प्रोकैस्पेज जब एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, 4 फंक्शन कराता है, 1 2 4 फंक्शन। पहला क्या, साइटोस्केलेटन डिग्रेडेशन करवाता है, न्यूक्लियर लेमिना डिग्रेडेशन करवाता है, सेल टू सेल एडेशन का डिग्रेडेशन करवाता है और डीएनए फ्रेगमेंटेशन को करवाता है। तो ये 3 वाला तो नहीं, हम लोग पूरा डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन डीएनए फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है उसका पूरा डिटेलिंग करेंगे।
यहाँ पे देखिए पहले क्या होता है, जैसे एक्स सीक्वेंसर प्रोकैस्पेज होता है, वो जब एक्टिव कैस्पेज में कन्वर्ट होता है तो क्या करता है, एक हमारी क्या नाम है, आई कैड और कैड का कम्प्लेक्स बना होता है, उसको उस पे वर्क करता है। और ये देखिए जो ये क्या करता है, डीएनए को, ये जो है देखिए ये जो कैड है वो क्या करता है, डीएनए का डिग्रेडेशन करवाता है, ठीक है, एक्टिव कैड में कन्वर्ट करके। एक्टिव कैड में जब देखिए जो कैड होगा वो एक्टिव कैड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, वो डीएनए को हमारा ब्रेक करेगा, डीएनए फ्रेगमेंटेशन करेगा। लेकिन ये प्रोसेस होती नहीं है, नॉर्मली नहीं होती है। वो तभी होगा जब प्रो एक्जीक्यूशनर प्रोकैस्पेज एक्टिव कैस्पेज में कन्वर्ट होंगे और वो इस पे वर्क करेंगे। तो क्या करेंगे, जो ये आई इनहिबिटर कैड का जो इनहिबिटर, आई से इनहिबिटर, ठीक है, जो आई से इनहिबिटर है, जो वो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा, ठीक है। कौन कर देगा, एक्जीक्यूशनर कैस्पेज, एक्टिव एग्जीक्यूशनर जो कैस्पेज है एक्टिव, वो क्या करेगा, इसको डिग्रेड कर देगा। जैसे ये डिग्रेड करेगा कैड फ्री हो जाएगा, तो कैड एक्टिव हो गया, वो डीएनए को क्या करेगा, डीएनए का फ्रेगमेंट कर देता है और ये फ्रेगमेंटेड डीएनए वाला जो सेल होगा उसका एपोप्टोसिस हो जाएगा। इस तरह से पूरी प्रोसेस ये वाली जो मैं बताया हूँ, और ये वाला जो है एक्सटेंसिक पाथवे है, ठीक है, इंट्रेंसिक पाथवे, इसका इंट्रेंसिक पाथवे हम लोग अगले पेज में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।